Hello guys, welcome back to Knowledge Addiction. Today we are going to start the second topic of teaching aptitude, which is models of teaching, and second topic is learners characteristics. So let us start with the first topic of models of teaching. So guys, models of teaching के अंदर तीन मॉडल्स आते हैं जो आपके तीन मेन मॉडल्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला मॉडल आता है आपका पेडागोजी मॉडल. सो पेडागोजी मॉडल जो है वो छोटे बच्चों की टीचिंग किस टाइप से होनी चाहिए उससे रिलेटेड है, जिसको कि जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट द्वारा दिया गया था 1776 में. सेकंड मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो है आपका एंड्रागोजी मॉडल, और एंड्रागोजी मॉडल को नॉल्स के द्वारा दिया गया था 1978 में. उसके बाद तीसरा और सबसे कम सुना हुआ जो मॉडल ऑफ टीचिंग है दैट इज ह्यूटागोजी मॉडल, और ह्यूटागोजी मॉडल जो दिया गया था वो दिया गया था हेज केनियन के द्वारा सन 2000 में. सो गाइस, मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है उनको समझने की कोशिश करते हैं. स्टार्ट करते हैं पेडागोजी मॉडल के साथ. तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टीचिंग के मॉडल्स की, तो टीचिंग के मॉडल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? लर्नर, क्योंकि लर्नर के लिए और लर्निंग आउटकम्स के लिए ही टीचिंग की जा रही है. तो पेडागोजी मॉडल में जो लर्नर है वो किस तरह का होता है? तो गाइस, ऐसे लर्नर जिनको नहीं पता कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उनकी टीचिंग स्टाइल जो है उस टीचिंग स्टाइल को पेडागोजी मॉडल कहा जाता है. और जब लर्नर ऐसा है कि उसे नहीं पता क्या करना है और कैसे करना है, इसका मतलब उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. टीचिंग या लर्निंग आउटकम से रिलेटेड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्नर के ऊपर नहीं आती है इन पेडागोजी मॉडल. दूसरी बात, डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें, क्योंकि पेडागोजी मॉडल में लर्नर को कुछ भी नहीं पता है, ना उसे ये पता है कि पढ़ना क्या है और ना उसे ये पता है कि पढ़ना कैसे है, और ना ही लर्नर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो सारी की सारी डिपेंडेंसी किस पे होती है? टीचर पे. थर्ड थिंग इज कि टीचर का काम क्या है. तो देखो, लर्नर को नहीं पता कि क्या पढ़ना है, तो टीचर का सबसे पहला काम क्या होगा? ये बताना कि क्या पढ़ना है. दूसरा, लर्नर को ये नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, तो टीचर का दूसरा काम क्या होगा? ये बताना कि कैसे पढ़ना है. और तीसरा, लर्नर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की तो है नहीं, तो टीचर का काम क्या होगा? टीचर के काम में ही आता है लर्नर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना. लर्नर क्या सीखेगा, कैसे सीखेगा, वो सब किसका वर्क है? टीचर का वर्क इन पेडागोजी मॉडल. उसके बाद फोर्थ चीज आती है, लीडर की तरह कौन काम कर रहा है. देखो, पेडागोजी मॉडल में सारा काम कौन कर रहा है? टीचर. लर्नर के ऊपर तो कुछ डिपेंडेंसी है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लीडर का काम कौन कर रहा है? टीचर. या फिर इस पेडागोजी मॉडल को हम इंस्ट्रक्टर डायरेक्टेड टीचिंग भी कहते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ मॉडल इज एंड्रागोजी मॉडल, जिसमें कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको ये तो पता है कि क्या करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को ये पता है कि आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, बट आपको ये नहीं पता कि कैसे करना है. तो कैसे करना है उसके लिए आप कोई कोचिंग ढूंढते हैं या फिर आप किसी की गाइडेंस सीख करते हैं. तो इस तरह की जो टीचिंग है, आपको जिस तरह की टीचिंग चाहिए वो किस मॉडल के अंदर आएगी? एंड्रागोजी मॉडल के अंदर. और पेडागोजी मॉडल के अंदर जो टीचिंग आएगी वो उन स्टूडेंट्स की आएगी जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं अंडर 5th तक, जिनको ये नहीं पता कि मटेरियल क्या है, ये भी नहीं पता कि कैसे लर्न करना है. उनको सब कुछ कौन बताता है? टीचर. बट जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे कि अभी हम जिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या हमें पता है हमारा गोल क्या है, तो वी नो कि हमें करना क्या है, बट वी डोंट नो कि हमें कैसे करना है. तो जब हमें पता है कि हमें क्या करना है लेकिन हमें ये नहीं पता कि कैसे करना है, तो यहाँ पर हमारी जो प्रकृति है या यहाँ पे हमारा जो नेचर है, एक लर्नर का जो नेचर है वो किस तरह का है? प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह है. बिकॉज हमें ये पता है कि हमें करना क्या है, बट हमें ये नहीं पता कि सॉल्व कैसे करना है. तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो गाइज, एंड्रागोजी मॉडल में जो डिपेंडेंसी होती है वो किस पे होती है? पूरी की पूरी लर्नर के ऊपर होती है, क्योंकि यहाँ पे टीचर का तो काम है नहीं, बट यहाँ पे हमें टीचर की गाइडेंस की जरूरत होती है. तो एंड्रागोजी मॉडल के अंदर टीचर का काम क्या होता है? ये बताना कि काम को किस तरीके से किया जाए, हाउ टू डू द वर्क. बिकॉज क्या करना है वो तो हमें पता है, हम टीचर से ये गाइडेंस मांगते हैं कि अब इसको कैसे किया जाए. जैसे आप लोग जो कोचिंग जा रहे होंगे या जो यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे होंगे, वो लोग देखते होंगे कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करते हैं. क्या उन्हें पढ़ना है वो उन्हें पहले से पता है, लेकिन कैसे पढ़ना है उसके लिए वो डिफरेंट वीडियो सर्च करते हैं, और जिनका मेथड उनको टीचिंग का अच्छा लगता है वो उनके वीडियोस को फॉलो अप करते हैं. सो टीचर का काम एंड्रागोजी मॉडल की लर्निंग में क्या है? टू स्टिमुलेट द लर्नर फॉर मेकिंग स्ट्रेटजीज. हमारे जो टीचर्स हैं
जिन स्टूडेंट्स को पता है कि उन्हें क्या करना है बट उन्हें टेक्निक नहीं पता, तो उनको स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बनानी है, अपना डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, कैसे काम को आगे बढ़ाना है, ये सब काम हमें कौन बताता है? टीचर बताता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि कैसे करना है। सो बेसिकली एंड्रोगॉजी मॉडल में जो लीडर है, लीडर कौन है? हम खुद हैं। तो एंड्रोगॉजी मॉडल को हम सेल्फ डायरेक्टेड बोलते हैं, या फिर इसको टीचर लर्नर कोऑर्डिनेटेड भी कहा जाता है। टीचर लर्नर कोऑर्डिनेटेड क्यों? क्योंकि आधा काम यहाँ पे कौन कर रहा है? टीचर। और आधा काम किसने किया? हमने, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें क्या पढ़ना है, और बताया किसने? टीचर ने बताया। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टीचर लर्नर कोऑर्डिनेटेड। आफ्टर दैट थर्ड मॉडल आता है आपका ह्यूटागॉजी मॉडल। सो गाइस, ह्यूटागॉजी मॉडल ऐसा मॉडल है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, क्योंकि टीचिंग में इसका रोल बहुत कम है। ह्यूटागॉजी मॉडल बेसिकली बोला उसी को जाता है जहां पर टीचिंग बिल्कुल ना के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर लर्नर को पता होता है कि उसे क्या करना है, और ये भी पता होता है कि कैसे करना है। तो यहाँ पर जो लर्नर है वो किसका काम करता है? प्रॉब्लम फाइंडर का काम करता है। मतलब वो पहले खुद प्रॉब्लम को खोजता है, उसको क्या चीजें करनी है ये तो उसको पहले से पता है, लेकिन कैसे करनी है वो उसको भी खोजता है। अपने स्टडी मटेरियल में प्रॉब्लम्स को भी वो खुद फाइंड कर लेता है और उनको सॉल्व भी खुद ही कर लेता है। ह्यूटागॉजी मॉडल में जो डिपेंडेंसी है, जैसे कि हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, हमें पता है कि इस टाइप के टीचिंग मॉडल के अंदर लर्नर को ऑलरेडी पता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, तो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी किस पे आएगी? लर्नर पे, खुद पे। तो लर्नर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाता है। इस मॉडल में टीचर की इतनी ज्यादा नीड नहीं होती है। एंड लास्टली, इसमें अगर हम लीडर की बात करें तो ये सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है, इसलिए इसको हम लर्नर डायरेक्टेड भी कहते हैं। सो अगर आप इस टेबल को पूरा देखें तो इस पूरे टेबल को देख के हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। पेडागोजी मतलब छोटे बच्चों के लिए, एंड्रोगॉजी मतलब जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एम पता है बट प्रोसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और ह्यूटागॉजी मॉडल जिनको ये भी पता है क्या करना है और ये भी पता है कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स होते हैं या जो आगे हायर रिसर्चेज करते हैं या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको ये भी पता है कि उन्हें क्या करना है और ये भी पता होता है कि कैसे करना है। इसी तरीके से पेडागोजी, एंड्रोगॉजी और ह्यूटागॉजी के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि लर्नर के जो स्टेज है उसके बेस पे हम ये समझ सकते हैं बहुत इजीली कि अगर हम गोल की बात करें तो गोल पेडागोजी मॉडल में बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि लर्नर को कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो इट मीन्स गोल जो है वो पेडागोजी मॉडल में क्लियर नहीं होगा। फोकस पूरा का पूरा जो टीचिंग का है पेडागोजी मॉडल में वो किस पे होगा? इसलिए नॉलेज पे, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है तो टीचर कोशिश करेगा कि पूरा का पूरा फोकस वो किस पे रखे? नॉलेज पे, ताकि वो पेडागोजी मॉडल के थ्रू स्टूडेंट्स को एक नॉलेज प्रोवाइड करा सके। और फोकस अगर पूरा का पूरा नॉलेज पे होगा तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी किस चीज का होगा फ्रेंड्स? नॉलेज का ही होगा। सेम इसी टाइप एंड्रोगॉजी मॉडल जो है, अगर उसके गोल की बात करें तो ये मॉडल जो है वो गोल ड्रिवन होता है, मतलब गोल ऑलरेडी नोन है कि करना क्या है। इस गोल को पाने के लिए जो लर्नर है वो रोल प्लेस को यूज करता है, सेल्फ इवेल्युएशन करता है और सिमुलेशंस को यूज करता है। रोल प्लेस का मतलब क्या हुआ? इमेजिनेशन एक टाइप की, जैसे आप कुछ चीजों को सुन के उनके बारे में इमेजिनेट करते हो, या फिर आपने कोई नॉवल की सामने एक मूवी फॉर्म में देखा उसको, तो रोल्स के फॉर्म में जब आप उनको सामने देखते हो तो उन चीजों को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो। सेल्फ इवेल्युएशन करता है इसमें लर्नर समझ पाता है कि अपनी गलतियां कहाँ हैं, कैसे ढूंढनी है, वो अपनी गलतियों को समझ पाता है। इस तरह से जो एंड्रोगॉजी मॉडल है वो कैसा होता है? गोल ड्रिवन, क्योंकि वो गोल के पीछे जाने वाली बात है, क्योंकि गोल आपको पता है, केवल कैसे जाना है वहां तक वो आपको टीचर बताता है। तो एंड्रोगॉजी मॉडल में जो पूरा का पूरा फोकस होता है वो किस पे होता है? कंटेंट पे, क्योंकि कैसे करना है वो टीचर हमें बताएगा, तो वो हमें फुल कंटेंट प्रोवाइड कराएगा कि किस तरीके से आपको इस कंटेंट को आगे यूज करके चलना है। तो इसलिए डेवलपमेंट जो होगा एंड्रोगॉजी मॉडल में वो किसका होगा? कंपिटेंसी का, बिकॉज आप कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं तो आपकी कंपीट करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ह्यूटागॉजी मॉडल में हमने यहाँ पे एक बात करी थी, अगर ह्यूटागॉजी मॉडल के गोल की बात की जाए तो ह्यूटागॉजी मॉडल जो है वो इंक्वायरी ड्रिवन होता है, क्योंकि ह्यूटागॉजी में लर्नर जो है, लर्नर कैसा था? प्रॉब्लम फाइंडर वाला था, मतलब वो प्रॉब्लम्स को खुद ढूंढता है। तो प्रॉब्लम ढूंढने का मतलब क्या हुआ? वो इंक्वायरी करता है। इंक्वायरी ड्रिवन हो गया गोल ह्यूटागॉजी मॉडल का। ह्यूटागॉजी मॉडल में जो फोकस होता है वो पूरा का पूरा किस पे होता है? प्रोसेस पे होता है। क्या करना है और कैसे करना है उसको सब पता होता है, इसलिए वो पूरा फोकस किस पे करता है? प्रोसेस पे। इसलिए ह्यूटागॉजी मॉडल में जो डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस पे फोकस किया जा रहा है, तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट किसका होगा? आपकी क्षमताओं का। अगर आप बात करें इन तीन मॉडल्स में कुछ टेक्निकल टर्म्स की, तो पेडागॉजी मॉडल में जो टेक्निकल लर्निंग स्टाइल है
वो किस टाइप का होता है, लूप लर्निंग। लूप लर्निंग का मतलब क्या है, देखो जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, और नीचे ब्रैकेट में भी लिखा है गोल्स एंड रूल्स। मतलब स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो बार बार एक ही पैटर्न पे चलती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में मेमोरी लेवल के रीडिंग की, मेमोरी लेवल की टीचिंग की बात करी थी और लर्निंग की बात करी थी, तो वो लर्निंग कैसी थी, लूप लर्निंग ही तो थी, क्योंकि वहां पे हम बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करते हैं। जैसे छोटे बच्चे बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करके उनको रट्टा लगा लगा के सीखते हैं, तो वहां पे कुछ गोल्स को प्रोवाइड करा के, कुछ रूल्स बच्चों के ऊपर लगा के उनको लूप लर्निंग कराई जाती है। इसमें पेडागोजी मॉडल में जो लर्निंग डिजाइन है, वो लर्निंग डिजाइन किस टाइप का होता है, आपका लीनियर लर्निंग डिजाइन। लीनियर क्यों बोला, देखो यहाँ पे लूप लर्निंग है बट लर्निंग डिजाइन जो है वो लीनियर है। लीनियर किस लिए है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टीचर डिपेंडेंट है। आपके दो कॉर्नर हैं किसी प्रोसेस के, एक टीचर और एक स्टूडेंट, लेकिन टीचर से केवल स्टूडेंट की तरफ जा रहा है, स्टूडेंट से टीचर की तरफ नहीं जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो लर्निंग डिजाइन है वो कैसा होगा, लीनियर लर्निंग डिजाइन। पेडागोजी मॉडल में जो मोटिवेशन है लर्नर को, वो कहाँ से मिलता है, वो हमेशा एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं और पेडागोजी मॉडल जिन बच्चों पे अप्लाई होता है, उनको इंटरनल सोर्सेज से मोटिवेशन नहीं आता। उनको ये रहता है कि बाहर से कोई हमें बोले तब वो पढ़ाई करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा ही होगा आपके घर में भी, अगर उनको ना कहा जाए तो वो होमवर्क भी अपना कंप्लीट नहीं करते। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस केस में एक्सेप्शन का काम करते हैं। एंड्रागोजी मॉडल की अगर बात की जाए, एंड्रागोजी मॉडल में टेक्निकल लर्निंग जो है वो कैसी होती है, डबल लूप लर्निंग। बिकॉज यहाँ पे अभी हमने बात करी थी पीछे, एंड्रागोजी मॉडल में क्या था कि टीचर हाफ वर्क करता है और हाफ वर्क कौन करता है, लर्नर। इसलिए इसको डबल लूप लर्निंग यानी कि मॉडिफिकेशन स्टाइल कहा जाता है। मॉडिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या करना है वो तो पता है, कैसे करना है वो हम टीचर के गाइडेंस में करते हैं। तो टीचर का बेसिकली काम क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन का। तो टेक्निकली लर्निंग किस टाइप की हो रही है, यहाँ पे डबल लूप लर्निंग हो रही है। और लर्निंग का जो यहाँ पे डिजाइन होगा वो होगा साइक्लिक लर्निंग डिजाइन। साइक्लिक मतलब स्टूडेंट से टीचर की तरफ भी जाएगा और टीचर से स्टूडेंट की तरफ भी जाएगा। एंड्रागोजी मॉडल में जो मोटिवेशन है वो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से आएगा, इंट्रिंसिक होगा, मतलब अंदर से मोटिवेशन आएगा। जब आपके पास एक फिक्स गोल होता है कि आपको क्या करना है, तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि इस काम के लिए लगे रहो। सेम इसी टाइप से ह्यूटागोजी मॉडल की जब बात करते हैं तो वहां पे टेक्निकल लर्निंग स्टाइल कौन सा आता है, होलिस्टिक लर्निंग डिजाइन, जिसमें आप किसी चीज के मास्टरी और ट्रस्टवर्दीनेस के ऊपर काम करते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है, जिसमें आप किसी सब्जेक्ट को लेके उसके डीप से डीप नॉलेज को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। उस टेक्निकल लर्निंग को हम नाम से होलिस्टिक लर्निंग डिजाइन बोलते हैं। और जो इसमें लर्निंग डिजाइन होता है वो कैसा होता है, लूप लर्निंग। क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं या किसी चीज की मास्टरी की हम बात करते हैं, ट्रस्टवर्दीनेस की बात करते हैं, तो उस चीज की विश्वसनीयता को पाने के लिए हम बार बार उन चीजों को डीप में जाके खोजते हैं, गहराइयों में जाके उनको समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए ह्यूटागोजी मॉडल में कैसी लर्निंग डिजाइन है, लूप लर्निंग डिजाइन। और ह्यूटागोजी मॉडल में मोटिवेशन का सोर्स क्या है, मोटिवेशन का सोर्स है आपके एक्सपीरियंसेस। क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई आपको बाहर से समझाने वाला है, ना कोई गाइडर है जो आपको गाइड करेगा। तो पूरा का पूरा जो मोटिवेशन है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आता है। तो ह्यूटागोजी मॉडल में जो मोटिवेशन है उसका सोर्स क्या होगा, द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ। इन तीनों मॉडल से रिलेटेड कुछ थियोरीज हैं, लेकिन क्योंकि हमने अभी बात करी कि पेडागोजी मॉडल ऐसा मॉडल है जो छोटे बच्चों पर काम करने के लिए, छोटे बच्चों की जो टीचिंग है उस पर काम किस तरीके से किया जाए उसको समझने के लिए बनाया गया है। तो इस मॉडल पे सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है और इस मॉडल के अंदर सबसे ज्यादा थियोरीज हैं। तो इस मॉडल की जो 3 मेन बिग 3 थियोरीज हैं उनको समझने की हम कोशिश करते हैं। बाकी 2 मॉडल्स में इतनी ज्यादा थियोरीज नहीं है। तो पेडागोजी मॉडल के अंदर आपकी जो 3 थियोरीज आती हैं, सबसे पहली थियोरी आती है आपकी जो डिपेंडेंट है बिहेवियर पे, स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे, विच इज नोन एज बिहेवियरिज्म। और बिहेवियरिज्म का मतलब क्या है, इट इज अ साइकोलॉजिकल अप्रोच। इट मीन्स जो भी हम यहाँ पे अभी बिहेवियरिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक अप्रोच है जो बिहेवियरिज्म के बारे में दी गई है। बिहेवियरिज्म के अनुसार लर्निंग तब होती है जब कोई लर्नर सब्जेक्ट के साथ छोड़ दिया जाता है। मतलब कोई छोटा बच्चा जो है वो व्यवहार से ज्यादा सीखता है। आप उसको कहिए कि आप हेल्दी फूड खाओ तो वो नहीं खाएगा, उसके बजाय अगर आप उसके साथ बैठ के हेल्दी फूड खाएंगे तो उसको उस चीज की हैबिट हो जाएगी। अगर आप छोटे बच्चे को कहेंगे कि सुबह जल्दी उठो तो शायद वो नहीं उठेगा, लेकिन अगर आप खुद उसके सामने जल्दी उठेंगे तो वो उस चीज को अडेप्ट कर लेगा धीरे धीरे। कहने का अर्थ क्या है कि लर्निंग अकर्स व्हेन लर्नर इज सब्जेक्टेड टू स्टिमुलाई। जो उत्तेजक उसके सामने रखे जाएंगे उन्हीं से वो सीखता है, कहने या बोलने से नहीं सीखता। तो इस थियोरी के बेस पे बिहेवियरिज्म के अंदर 2
मेन थ्योरीज दी गई हैं, जो कि पहली है आपकी इवान पावलोव के द्वारा दी गई क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और दूसरी है बीएफ स्किनर द्वारा दी गई ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इन थ्योरीज को डिटेल में हम अलग से वीडियो में समझ लेंगे। आप यहाँ पे इनके नाम को थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में जो अधिकतर क्वेश्चन आता है वो इनके अंदर से ना आके ये जरूर पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। ये बाय नेम आते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने यहाँ पे वीडियो में आपके लिए कैटेगराइज करके जनरलाइज करके सामने दिए हैं। सेकेंड थ्योरी अबाउट पेडागोजी इज नोन एज कंस्ट्रक्शनिज्म। कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना, किसी भी चीज की रचना करना। सो कंस्ट्रक्शनिज्म मतलब रचनावाद। जैसे बिहेवियरिज्म का मतलब क्या है, व्यवहारवाद, तो कंस्ट्रक्शनिज्म क्या है, बेसिकली आपका रचनावाद का सिद्धांत। तो रचनावाद के सिद्धांत जो है वो पूरे के पूरे किस पे डिपेंडेंट है, स्टूडेंट सेंटर्ड। गाइज अभी एक चीज ध्यान देना, पेडागोजी मॉडल में हमने पीछे बात किया कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टीचर की। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर एक थियरी आती है कंस्ट्रक्शनिज्म, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। अगर पेडागोजी मॉडल की टीचिंग की बात की जाए तो वो टीचिंग तो आपकी टीचर के ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी, लेकिन कंस्ट्रक्शनिज्म का जो सिद्धांत है वो किसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। कंस्ट्रक्शनिज्म की थ्योरी क्या बोलती है कि जो एक बच्चा होता है वो नई नॉलेज को अपने पुरानी नॉलेज के साथ कनेक्ट करके फिल्टर करके सीखता है। ऐसा नहीं कि आप उसके दिमाग में कुछ भी भरने की कोशिश करें तो वो उन चीजों को वैसा का वैसा ही अडेप्ट कर लेगा, जैसा आप वो अपने व्यवहार में देखता आ रहा है, जैसे कि बिहेवियरिज्म में उसने सीखा, उन चीजों को देखकर अपने पुरानी नॉलेज में फिल्ट्रेशन करके वो नई नॉलेज हमेशा ग्रहण करता रहता है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। कहने का मतलब उसको कुछ नया सिखाना ज्यादा मुश्किल है, बजाय इसके वो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखना पसंद करता है। तो कंस्ट्रक्शनिज्म के बेस पे जो थियरीज दी गई थी, जो मेन थियरीज हैं, पहली दी गई थी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की थ्योरी, जो दी गई थी जॉन डेवे के द्वारा। सेकंड जो थियरी थी वो आपकी दी गई थी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, जो दी गई थी लेव विगोत्स्की द्वारा। और थर्ड जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, जो बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दी गई थी। पेडागोजी में जो तीसरी थियरी आती है वो आती है आपकी कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिव वर्ड हम पिछले वीडियो में भी समझ चुके हैं, जो किससे संबंधित होता है, आपके बुद्धि, आपके विकास और आपके सोचने समझने की क्षमता से। तो कॉग्निटिविज्म के अंदर हम सारी किन चीजों की बात करते हैं कि स्टूडेंट का जो ब्रेन है, स्टूडेंट का जो माइंड है, वो नॉलेज को किस तरीके से गेन करता है, किस तरीके से उसके दिमाग में चीजें बैठती हैं, किस तरीके से उसका माइंड वर्क करता है उन चीजों को लेके, और किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ये सारी चीजों की बात किसके अंदर होती है, कॉग्निटिविज्म के अंदर। तो कॉग्निटिविज्म की जो थ्योरीज दी गई थी वो दी गई थी जीन पियाजे द्वारा, जो 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के नाम से फेमस है। और सेकंड जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी हैरोल्ड गार्डनर द्वारा, जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। तो गाइज ये जो 7 थ्योरीज हैं, इन 7 को डीप में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये क्या है। इस वीडियो के लिए एग्जाम पर्पज से आप केवल इतना याद रख सकते हैं कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। उन थ्योरीज को अगर आपको डीप में जानने की नॉलेज है तो उसको हम आपको अलग से वीडियो में डाटा प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है, दैट इज लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो गाइज, लर्निंग एक ऐसा रास्ता है जो लर्नर को नई नॉलेज, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, स्किल्स, काफी सारी चीजें सिखाता है। न्यू कैपेबिलिटीज किसी लर्नर के अंदर आती हैं जब वो चीजों को सीख चुका होता है उसके बाद। तो गाइज, लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसका सबसे पहला पोर्शन दिया गया है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लर्नर की एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, उसके नॉलेज लेवल पे डिपेंड करती है। किस तरीके से, क्योंकि किसी लर्नर का नॉलेज लेवल क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो एकेडमिक्स में किस तरीके से चीजों को गेन कर पा रहा है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का नॉलेज लेवल एक तरह का नहीं होता। कोई चीजों को जल्दी पकड़ लेता है, कोई चीजों को देर से समझ पाता है। दूसरा है एजुकेशन टाइप। एकेडमिक कैरेक्टर, जो लर्नर की एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है वो दूसरा टाइप है एजुकेशन टाइप, बिकॉज एजुकेशन मैटर करती है किस टाइप से बच्चों को दी जा रही है, वो लर्नर के एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करती है। और तीसरा है एजुकेशन का लेवल। एजुकेशन का लेवल कैसा है ये डिपेंड करता है कि लर्नर की एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी। सेकेंड पॉइंट जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, दैट इज इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो
लर्नर की इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज़ पे डिपेंड करेंगी, उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस पे, मतलब वो स्वयं से कितना जागरूक है, उसके मूड स्विंग्स पे, उसका मूड किस तरीके से बदलता है, और उसके इमोशनल अटैचमेंट्स पे। अगर किसी लर्नर का टीचर के साथ इमोशनल अटैचमेंट अच्छा है तो वो उसकी क्लास को पढ़ना पसंद करता है, इमोशनल अटैचमेंट अच्छा नहीं है तो उसकी क्लासेस को वो बंक करना ज़्यादा सही समझता है। तीसरा कैटेगराइजेशन आता है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, मॉरल इश्यूज़ पे, जितने भी मॉरल इश्यूज़ हैं स्टूडेंट की लाइफ में, लर्नर की लाइफ में, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उस कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करते हैं सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। साथ ही उसका कल्चर क्या है, किस कल्चर से वो आया है, वो सब चीज़ें भी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाने में लर्नर की हेल्प करती हैं। और तीसरा आता है पॉलिटिकल इश्यूज़। पॉलिटिकल इश्यूज़ भी लर्नर के सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद लास्ट कैटेगराइजेशन जो आपका आता है दैट इज कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। सो गाइस, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली चीज़ है स्किल्स जो मैटर करती हैं और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट भी करती हैं। सेकंड आती है ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, किसी लर्नर के अंदर कितनी क्षमता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की। और तीसरी आती है मेमोरी, बिकॉज कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो किससे संबंधित होगा, ब्रेन से और मेमोरी से। ये चार जो टाइप के नाम दिए गए हैं, एकेडमिक, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, इन चारों को हम कोशिश करते हैं समझने की कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर के क्या होते हैं। तो गाइज, लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन चार पार्ट्स में दो टाइप के लर्नर के लिए हमें समझनी है, एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर के लिए। स्टार्ट करते हैं एडोलसेंट लर्नर के साथ। एडोलसेंट लर्नर की सबसे पहली टाइप एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो गाइज, एडोलसेंट लर्नर जो है उसकी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप की होंगी, वो हमेशा डिमांड करेगा कि उसको ऐसा माहौल मिले जो उसके रिलेवेंस का हो, जो उसके लिए कंपेटेबल हो। मतलब उसको एकेडमिक्स में हमेशा ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिले जो उसके दिमाग में चल रही हैं, जिन चीज़ों से वो रिलेट कर पाए खुद को। वो हमेशा कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएगा। जो एडोलसेंट लर्नर होगा, मतलब छोटा होगा, वो हाई अचीवमेंट्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा जब भी उसे चैलेंज किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको चैलेंज दे दिया जाए तो उसके बाद वो ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करते हैं। इट्स लाइक कि उनको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलता है तो उनको अच्छा लगता है। नेक्स्ट थिंग इज दे प्रेफर एक्टिव लर्निंग। जैसे आपको अगर ध्यान हो, जब आप छोटे रहे होंगे तो क्लासेस में रीडिंग कराई जाती थी जोर जोर से, लाउडली, कि आप अपने बुक का जो चैप्टर है उसको रीड करिए। चैप्टर की रीडिंग से क्या होता है, सब बच्चों का ध्यान उसमें लगा रहता है। अगर आप पैसिव रीडिंग करते हैं तो आधे से ज़्यादा बच्चों को नींद आ जाएगी। इसलिए दे प्रेफर एक्टिव रीडिंग एंड दे प्रेफर एक्टिव लर्निंग। दे आर इंटरेस्टेड इन इंटरेक्शन विद देयर क्लासमेट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने क्लासमेट्स के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अडल्ट लर्नर्स जो हैं उनकी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो अडल्ट लर्नर्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, दे रिक्वायर बिग पिक्चर रिव्यू। उन्हें हमेशा चीज़ों को डीप में समझने का एक रिव्यू चाहिए होता है कि वो चीज़ क्या है। मतलब वो उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, केवल मेमोरी लेवल पे याद रखने की कोशिश नहीं करते हैं। वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं बिकॉज दे जस्ट नीड द गुड रिजल्ट्स इन देयर एकेडमिक्स। तो जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं वो अपने रिजल्ट के लिए ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। अडल्ट लर्नर्स जो हैं वो लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन लिसनिंग द लेक्चर्स। और अगर उनको किसी टीचर का लेक्चर पसंद नहीं आता है तो वो उसको स्किप भी करने की कोशिश करते हैं और कई बार कर भी देते हैं। अडल्ट लर्नर्स स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने लर्निंग आउटकम्स के साथ, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर उनको नहीं लगता है कि उनकी टीचिंग उस तरह की हो रही है कि उनको अपना प्रॉपर लर्निंग आउटकम मिल पाएगा तो वो उस टाइप की टीचिंग को स्किप कर देते हैं। मतलब वो उस टीचर की क्लास को छोड़ देते हैं और स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो इस वजह से वो अपनी लर्निंग आउटकम्स को कम ना होने देने के कारण अपनी टीचर की क्लास को लीव कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड थिंग आती है एडोलसेंट लर्नर की सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो गाइस, जब हम सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सोशल का मतलब क्या है, बिहेवियर, जो सोशल बिहेवियर है उससे। तो एडोलसेंट लर्नर जो होते हैं वो सोशली बिहेवियर को कैच करते हैं, जैसा वो देखते हैं वैसा ही वो अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं। दे एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट वेज ऑफ टॉकिंग।
वो अलग अलग बात करने के तरीके सीखते हैं अपने सोसाइटी से, अपने सोशल नेचर से। दे आर ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लोर द क्वेश्चंस ऑफ एथिकल आइडेंटिटीज। वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने सोच विचारों को लेकर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सोशली ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं एडोलसेंट लर्नर्स। उनका बिहेवियर जो है सोशली वो हमेशा अटेंशन गेटिंग होता है, मतलब वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके आसपास अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोगों का ध्यान उनकी तरफ है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो अगर देखें कि उनको इग्नोर किया जा रहा है तो वो रोना शुरू कर देते हैं बिना वजह, ताकि अटेंशन उनको मिल सके। जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने ही बैकग्राउंड के लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब अगर वो छोटे हैं तो वो बड़े लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो उनको अगर कोई छोटा बच्चा अपने ही जैसा दिखेगा तो वो फटाफट से उसके पास चले जाते हैं और उसके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस लर्नर के जो एडोलसेंट एज में है। जब हम अडल्ट लर्नर की सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, मतलब सोशली वो लोगों से इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है जो अडल्ट लर्नर है। They prefer to interact and discuss only questions and issues which are related to the society, which are social issues, political issues and etc. They like to be treated with respect. अगर उनके साथ रिस्पेक्ट से बात ना की जाए जो अडल्ट लर्नर्स हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता और वो उस माहौल में रहना पसंद नहीं करते हैं सोशली जहाँ पे उनकी बातों को ना सुना जा रहा हो। तो अडल्ट लर्नर की जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें ये बात भी आती है कि दे वॉन्ट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। सोशली अडल्ट लर्नर की बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं कि उनको किस तरीके से व्यवहार करना है सोशली, किस तरीके से उन्हें बातचीत करनी है, किन मुद्दों पे बात करनी है, किन मुद्दों को लेके उनको खड़ा होना है। तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं अडल्ट लर्नर की वो कुछ इस टाइप से होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर। सो गाइस, जब हम इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो जो एडोलसेंट लर्नर्स हैं उनका जो मूड स्विंग है वो एकदम पीक लेवल पे रहता है। मतलब वो अभी खुश हैं, थोड़ी देर बाद वो दुखी हो जाएंगे। उनके मूड कब बदलता है आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज दे आर लाइक कि उनको अटेंशन भी चाहिए, उनको खुश भी रहना है। दे आर हाईली चैलेंज्ड, दे आर हाईली एक्टिव, वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव भी होते हैं। तो इसलिए एडोलसेंट लर्नर्स जो है उनका जो मूड स्विंग है वो एकदम पीक पॉइंट पे रहता है और जैसे जैसे वो अडल्ट की तरफ जाते हैं उनके मूड स्विंग्स जो हैं वो थोड़े डाउन होने लग जाते हैं। एडोलसेंट लर्नर्स जो हैं वो सडनली किसी भी चीज़ पे अपना रिएक्शन दे देते हैं। दे गिव द सडन आउटबर्स्ट ऑफ एक्टिविटीज़। लाइक अगर उनको कुछ भी कहा जाए तो वो सोचने समझने और सोच समझ के बोलने के बजाय जो उनके मन में आएगा तुरंत किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हैं। एडोलसेंट लर्नर्स जो हैं उनके अंदर इंडिपेंडेंट बनने की एक डिज़ायर होती है, एक इच्छा होती है। जैसे वो देखते हैं कि उनके बड़े भाई बहन हैं, वो बाहर जाके जॉब करते हैं तो उनको घर में कुछ नहीं बोला जाता है, तो उनके मन में बचपन से ये चीज़ आ जाती है कि अरे हम भी बड़े होके फटाफट हमें पैसे कमाने हैं ताकि फिर हमारी भी घर में सुनी जाए। सो दे हैव डिज़ायर टू बिकम इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनको और लोगों की बातें सुन के उसके हिसाब से चलना पसंद नहीं होता। दे आर सेल्फ कॉन्शियस, दे बिलीव कि उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो यूनिक है। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो केवल उनके साथ है, ऐसा और किसी के साथ होता ही नहीं है। तो एडोलसेंट लर्नर इमोशनली क्या सोचता है कि जितनी भी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में है वो केवल उसकी अकेले की है, इस तरह की प्रॉब्लम और किसी की लाइफ में हो ही नहीं सकती। दे ओवर रिएक्ट ऑन रिजेक्शंस, क्योंकि इमोशनली वो स्टेबल नहीं है, उनके मूड स्विंग्स पीक लेवल पे रहते हैं, तो वो जल्दी से रिजेक्शन अगर उनको मिलता है तो वो ओवर रिएक्ट करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स पे भी ओवर रिएक्ट करते हैं। और अगर कभी उनको किसी चीज़ से एम्बैरेसमेंट फील होती है तो उस पर भी उनका जो मूड है वो ऐसा हो जाता है कि वो ओवर रिएक्ट किसी के भी सामने कर देते हैं। बल्कि अगर हम अडल्ट लर्नर की बात करें तो अडल्ट लर्नर जो है इमोशनली उसके सेंसेस जो हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं और वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है। जैसे कि अडल्ट लर्नर सोशली भी सेल्फ डायरेक्टेड है, उसको पता है कि सोशली उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और इमोशनली भी वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है। उसकी सेल्फ डायरेक्शंस होती हैं कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज उसके अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल है। अडल्ट लर्नर्स जो हैं दे लाइक द ऑप्शंस एंड चॉइसेस इन देयर लर्निंग, क्योंकि अडल्ट लर्नर्स में उनके अंदर एक सोच होती है कि हमें ऑप्शंस चाहिए, हमें चॉइसेस चाहिए कि हमें किस तरीके से लर्न करना है, हमारे ऊपर कोई एक तरह की लर्निंग थोपी ना जाए। तो इसलिए अडल्ट लर्नर्स जो हैं उनको ऑप्शंस और चॉइसेस चाहिए होते हैं अपनी लर्निंग में। इमोशनली थ्रू एक्सपीरियंस अडल्ट में फियर फ्रॉम सब्जेक्ट्स, बिकॉज अडल्ट लर्नर्स जो हैं इमोशनली वो ऑलरेडी किसी सब्जेक्ट से पहले से जुड़ चुके हैं। जैसे मान लो
अगर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है तो वो पहले से ही मैथ्स को लेके बहुत डरा हुआ है, और जब वो 11th में फिर से मैथ्स चूज करने के लिए सोचता है तो उसके साथ वाले उसको डरा देते हैं, इमोशनली वो थोड़ा सा वीक फील करता है कि ऑलरेडी उसका उस सब्जेक्ट के साथ, मैथ्स के साथ जो उसका रिलेशन है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इमोशनली वो डर जाएगा उस चीज़ को लेके, उस सब्जेक्ट से जो उसका पुराना एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को लेके वो डर भी सकता है, और उस डर के कारण शायद वो आगे जाके उस सब्जेक्ट को छोड़ भी सकता है। तो इमोशनली अपने प्रायर एक्सपीरियंस की वजह से डर भी उसके मन में बैठ जाता है कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर। नेक्स्ट चीज देखी जाए तो अडल्ट लर्नर जो हैं दे लाइक टू गेन कॉम्पिटेंस इन द वर्क प्लेस। इमोशनली उनको अगर किसी काम की जगह पर compete करने के लिए कोई मिलता है तो उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है, बिकॉज दे नो कि compete करने से उनकी खुद की कैपेबिलिटीज इंप्रूव होंगी। लास्ट पॉइंट इन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज द कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ adolescent learners which are given such as they try to understand moral values। इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि adolescent learner जो हैं, जो छोटे होते हैं, जो अडल्ट स्टेज में नहीं है लर्नर, वो लर्नर्स जो हैं जो अडल्ट स्टेज में नहीं है लर्नर, जो अडल्ट स्टेज से पहले वाली स्टेज में है लर्नर, वो लर्नर ट्राई करते हैं अपने आसपास जो मॉरल इश्यूज हैं, रिलीजियस इश्यूज हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। वो केपेबल होते हैं डेमोक्रेसी में पार्ट लेने के लिए, और वो डेमोक्रेसी में पार्ट भी लेते हैं। वो इम्पेशेंस भी होते हैं विद द पेस ऑफ चेंज, बिकॉज एडोलसेंट लर्नर्स दे लाइक टू बी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मे बी वो अकेले रहना पसंद करते हो तो दे विल नॉट लाइक कि कोई उनको एक भीड़ में ले जाके सबके साथ खड़ा कर दे। वो अपना जो चेंज है, अपना जो पीस है, उसका चेंज वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। इस वजह से वो बहुत इम्पेशेंस होते हैं अपने लाइफ के चेंजेस को लेकर। एडोलसेंट लर्नर्स जो हैं उनके अंदर बहुत इंटेंस क्यूरोसिटी होती है, बहुत वाइड रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल परसुएशंस होते हैं, मतलब वो माइंड से ज़्यादा ओपन होते हैं, उनके अंदर जानने की इच्छा ज़्यादा होती है, बहुत वाइड रेंज में उनका जो माइंड है वो काम करता है, और वो ज़्यादा चीज़ों को कंपैरेटिवली एक्सेप्ट कर सकते हैं रादर देन अडल्ट लर्नर। लास्टली दे हैव एबिलिटी टू बी सेल्फ रिफ्लेक्टिव। एडोलसेंट लर्नर जो होते हैं वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करने में ज़्यादा कैपेबल होते हैं बजाय अडल्ट लर्नर के, बिकॉज अडल्ट लर्नर सोशली जानता है कि उसको कहाँ पे किस तरह से व्यवहार करना है, इसलिए कई बार अडल्ट लर्नर्स जो होते हैं वो अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। उनके मुकाबले एडोलसेंट लर्नर्स जो हैं वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करने में कैपेबल होते हैं। लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है अडल्ट लर्नर की कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अडल्ट लर्नर जो है उसकी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? वो अपने फेलियर्स के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो अपने फेलियर्स के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करता है। अडल्ट लर्नर जो है वो क्यों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाता है अपने फेलियर्स की? क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली ज़्यादा स्टेबल होता है एडोलसेंट लर्नर से। अडल्ट लर्नर जो है ज़्यादा फास्ट चीज़ों को समझने में कैपेबल होता है। ये आप देख सकते हैं कि जब आप कभी 7th 8th क्लास में रहे होंगे उस वक्त के मुकाबले अब आपकी लर्निंग स्पीड जो है वो ऑलरेडी इंप्रूव हो चुकी होगी, बिकॉज जैसे जैसे आप माइंड से स्टेबल होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। अडल्ट लर्नर्स जो हैं वो ऑटोनॉमस और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। दे लाइक टू बी सेल्फ डायरेक्टेड। उनको किसी और के बताए हुए तरीके से काम करना पसंद नहीं होता। दे लाइक कि हम अपने तरीके से काम करें। सो गाइस, ये थे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारे सिलेबस में लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के 4 पार्टीशन आपको दिए थे। इस चार्ट को आप अगर एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहीं पे आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है 7 थियरीज रिलेटेड टू मॉडल्स ऑफ टीचिंग, और उसी के साथ हम आपका नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करेंगे अगली वीडियो में जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर ऑल न्यू वीडियोज।